जबकि कॉमर्स की आप देखो सब चीज़ की बैकबोन है। अगर आपका कॉमर्स ही नहीं होगा तो आप कंपनी से ऐसे चलाना। इंजीनियरिंग कंपनी खोल सकता है, चलाना उसकी बस की बात नहीं है। हमें लगता है मजाक कर रहे टीचर, अरे वो उसी दिन कराया उसी दिन कर लोगे ना, दिमाग में बैठ जाएगा। हम वीक के एंड में लेकर जाते हैं, जब आप वीक के एंड में लेकर जाते हो अल्टीमेटली वो पूरा वीक मिक्सअप हो चुका होता है, उसके चक्कर में आप वो भी भूल चुके होते हैं। हाँ, स्पेशलाइज हो गया एक तरह अब आप से। कॉलेजेस देख लो, ए लेवल्स के कॉलेजेस, हर टीचर हर बच्चे को 3 टीचर्स की ऑप्शन दे दी। तो हम लोग कहते थे टीचर शॉपिंग चल रही है। आपका टीचर उनको वो चाहिए जो उनके लेवल पे आ जाए, दोस्ती में पढ़ा दे, पढ़ा दे, पढ़ते और बाहर बच्चा लेगा सही है, मगर दोस्ती यारी में क्या होता है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है। Hello, Assalamu alaikum. This is Fatma Murtaza. And this is Aman Ali. And today we have Mr. Sayed Mas today with us. He is a teacher and he used to study in IBA, and we are going to discuss his journey and how, you know, students can improve their skills, students can learn something from him, I hope. So, Assalamu alaikum, sir. So, let's just start with a very brief introduction about yourself. Okay. मैंने अपनी शुरुआत ओ लेवल से करी थी, ओ लेवल सिटी स्कूल से, ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स। उसके बाद IBA से BBA। BBA करने के बाद ऑब्वियस ही बात है पहले वर्क एक्सपीरियंस कंपलसरी था 2 साल का। अब जैसे कि अब आप BBA के बाद फ़ौरन MBA कर सकते हो, पहले ये नहीं था। पहले आपको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता था, फिर आपने MBA किया KSBL से। और इसी दौरान क्या हुआ कि टीचिंग एज अ जर्नी पार्ट टाइम टीचिंग शुरू करी, जिसमें अब एज अ करियर बना लिया। तो एक्सीडेंटली स्टार्ट। हाँ, समझ लो कि जब बैचलर्स में था तो अपना एक्सपेंसेस निकालने के लिए ट्यूशन स्टार्ट करी, उससे क्या हुआ इंटरेस्ट हुआ और वो एक जर्नी में तब्दील हो गया कि आप फुल फ्लैश टीचिंग करनी है बनस्बत कॉर्पोरेट जॉब के। क्योंकि 2 साल जॉब करके देखा उसमें वो इंटरेस्ट पैदा ही नहीं हुआ आपका कभी भी, क्योंकि कॉर्पोरेट जॉब एक रिस्ट्रिक्शन है, एक बॉन्डिंग है जो आपको हमेशा फुलफिल करनी है। टीचिंग में है कि आप फ्री हैंड हो, अपनी मर्जी से है, आपका ब्रांड है, जो आप पढ़ाते हो बच्चे आपसे इंप्रेस होते हैं, नॉट जस्ट विद द स्कूल नेम और विद द कोचिंग नेम। ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो ये था। तो आपकी कोई इंस्पिरेशन थी या आपने ऐसे स्टार्ट 2-3 टीचर्स थे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया एज अ स्टूडेंट। जब हम लोग होते थे ए लेवल्स में तो हमें वो एज अ जूनियर जब स्टूडेंट्स आते थे उनको सपोर्ट करने के लिए बैठा देते थे। वो एक ये था कि टीए बनते हैं स्पेशली टीए, अब आप लोगों को टीए कहा जाता है, उस टाइम उनको एक सपोर्ट के लिए हम लोग को वो छोटे बच्चे इस तरह की सपोर्ट के लिए दे देते थे। तो उससे क्या होता था एक आपका एक इंटरेस्ट में डेवलप होता गया। तो ये था। तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि अपना मैं बिजनेस करूं? एक दो दफ़ा मैंने स्टार्टअप किया, मगर स्टार्टअप किया मगर वही बात है, स्टार्टअप नीड्स लॉट ऑफ टाइम, नीड्स लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड मनी एज वेल। सही है, तो मेन चीज़ तो वो थी। तो आपने जैसे ट्यूशन से स्टार्ट किया उसके बाद आपने प्रोफेशनली टीचिंग स्टार्ट कर दी, तो वो जर्नी क्यों थी? जॉब की बैड एक्सपीरियंस की वजह से या कोई और भी रीजन? जॉब का एक तो मेजर बैड एक्सपीरियंस कि सुबह में जाने का टाइम तो होता है, वापसी का कोई टाइम नहीं होता आपका। सही है, और ऊपर से है कि आप बॉन्ड होते हो कि यार मैनेजर है, इसको फॉलो करना है, आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है, यू आर बॉन्डेड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस। सही, टीचिंग में ये कि आपको फ्री हैंड दिया जाता है, आप और बच्चा क्लास में फ्री हैंड, एक कोर्स है वो आपने लिमिटेड टाइम में ख़त्म करवाना है, दैट्स इट। कंपनी में ये है कि कभी भी वो आपको कुछ भी कह सकते हैं, लॉस चेंज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो कॉर्पोरेट जॉब में करने के बाद भी ना वो आपको एक फ्रीडम, वो रिलैक्सेशन कभी भी नहीं मिलता। फिर वो कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स वाले भी तो फैक्टर आ जाते हैं। पॉलिटिक्स बहुत है हर जगह, आप जहाँ जाओ आपको कोई मेरा बंदा चाहिए कंपनी में, मेरा दोस्त आना चाहिए, इसको हटाओ, ये सारी चीज़ें तो दोस्ती यारी बहुत चलती है। एक जॉब सिक्योरिटी के लिए आपको इतनी टफ टाइम झेलना आप ये समझो कि टीचिंग में भी जॉब सिक्योरिटी कहीं पे भी नहीं है। अब बड़े, मैंने बिकन में भी काम किया, मैंने सिटी में भी काम किया, मैं रिसेंटली PS चैप्टर में काम कर रहा हूँ। तो जॉब सिक्योरिटी तो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, इसे कहने की बात है। बट ऐसा नहीं कि अगर आप स्टूडेंट्स के साथ अच्छा बॉन्ड बना लेते हैं या आपके रिव्यूज अच्छे आने, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में होता है, वी हैव लाइक अ स्टूडेंट इवैल्यूएशन फॉर्म जो एनोनिमस होता है, जिसके अंदर जो आपके कोर्स के टीचर्स होते हैं, यू कैन रेट देम अलग-अलग। आप लोगों को लगता है ना आप ग्रेडिंग कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे वो तो फिर मैनेजमेंट का डिसीजन है, जो मैनेजमेंट में बैठे हुए डिसीजन। जब इनोनिमस होता है तो आपको क्या पता किसको कितने वोट मिले, किसको क्या रैंकिंग मिली। एट द एंड ऑफ द डे आप एक करप्ट सिस्टम में काम कर रहे हो, सब चीज़ें 1 मिनट में चेंज हो सकती है। तो आपने करेंटली लाइक स्कूल्स में आपको सब्जेक्ट स्पेशलाइज करते हैं या आप सारे सब्जेक्ट स्कूल? नहीं, अब जैसे अब आप ओ लेवल्स, हाँ, जब आप ओ लेवल्स की बात कर रहे हो तो उन टीचर्स की ज़्यादा वर्थ है जो कि एक स्पेशलाइज फील्ड में, जैसे मैं बिजनेस और इकोनॉमिक्स को डील करता हूँ स्पेशली। इससे पहले मेरे पास एक सर्टिफिकेशन मैथ्स की थी,
मगर मैंने फिर देखा कि कॉमर्स में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि आईबी और केएसबीएल के बाद मेरा एक इंटरेस्ट भी अभी बिजनेस और इकोनॉमिक्स में ज़्यादा हो गया था एज कम्पेयर टू मैथ्स। सही है, तो उसको मैंने अपना स्पेशलाइज सब्जेक्ट बना लिया। फिर मैं सीए के PRC3 PRC5 जो बिजनेस और इकोनॉमिक्स है वो भी पढ़ाता हूँ। सही है, तो मैंने टोटली अपने आप को स्पेशलाइज कर लिया। डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पे भी सिर्फ मैं बिजनेस और इकोनॉमिक्स ही पढ़ाता हूँ। तो अपने आप को स्पेशलाइज करके सिर्फ एक फील्ड की तरफ लिया है। तो आप ए लेवल्स में पढ़ाते हैं? कोचिंग में आपको ए लेवल्स भी पढ़ाता हूँ। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जब 7th 8th ग्रेड में होते हैं तो उनके पास एक डिसीजन लेना होता है कि मैट्रिक में जाना है या ओ लेवल्स में जाना है। तो उस पर आपकी क्या ओपिनियन है? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का एक पर्सपेक्टिव होता है। स्पेशली ये भी चीज़ है ना कि ओ लेवल्स करने के बाद बच्चे उस मेंटल स्ट्रेस, मेंटल ट्रॉमा से इतना थक जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली आप ओ लेवल्स करते हो, आपके ऊपर बहुत स्ट्रेस होता है। तो बच्चे दे यूजुअली टेंड टू शिफ्ट टू फिनबोर्ड। और यहाँ पे एक चीज़ आती है मेंटोरिंग। हमारे मेंटोरिंग है ही नहीं, गाइडलाइन है ही नहीं, काउंसलिंग आपके पास है ही नहीं। हमारे यहाँ अभी मेरी कज़न है वहाँ पे कनाडा में होती हैं, अभी उनकी बेटी 6 में आई है। वहाँ पे अभी से उसके टेस्ट होते हैं, सेशंस होते हैं, इसलिए कि सिर्फ ये जज कर सकें कि बच्चा किस फील्ड में जाएगा आगे, क्या इंटरेस्ट है। टेस्ट नहीं है एज अ फॉर्मल असेसमेंट जो हमारे क्लास टेस्ट है, वो ये चेक कर रहे होते हैं कि बच्चा किस फील्ड में उसकी लाइकिंग या डिसलाइकिंग है, या किस फील्ड में वो फ्लरिश कर सकेगा। हमारे यहाँ तो हमें ये नहीं पता होता, ओ लेवल्स करते हैं साइंस से, ए लेवल्स में जाते हैं इंजीनियरिंग, और आखिर में यूनिवर्सिटी बैठे होते हैं कॉमर्स की। तो हमारे कोई मेंटोरिंग नहीं, कोई सेशन नहीं, कोई काउंसलिंग नहीं। बस माँ बाप को लगता है कॉमर्स में भेज दिया तो हमारा बच्चा वीक होगा, तो हमारी मेंटालिटी ये बनी हुई है। जबकि कॉमर्स की आप देखो सब चीज़ की बैकबोन है। अगर आपका कॉमर्स ही नहीं होगा तो आप कंपनी से ऐसे चलाना। इंजीनियरिंग कंपनी खोल सकता है, चलाना उसकी बस की बात नहीं होती। मैनेजमेंट कैसे करेगा, सब चीज़ चलाओगे। इसलिए आपको एक काउंसलिंग होना ज़रूरी है, स्पेशली माँ पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होना ज़रूरी है। पेरेंट्स को ये बताना चाहिए कि आपका बच्चा जिस फील्ड में करना चाह रहा है ना, उसको थोड़ा बहुत फ्री हैंड दिया जाए। आप रिस्ट्रिक्ट करते हो, नहीं साइंस साइंस साइंस, बच्चा 4 दफ़ा फेल होता है, 5वीं दफ़ा में कहता है अच्छा आप कॉमर्स ले लो, उसके तो 2 साल इसी में गया होगा। एक चीज़ ये भी, अगर मैं अपनी खुद की पर्सनल एग्जाम्पल दूँ तो मेरे पेरेंट्स ने हमेशा से मुझे खुली छूट दी कि आपको जो करना है कर। बट काउंसलिंग की इतनी कमी थी कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरा टैलेंट किस में है। ये तो पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों की भी काउंसलिंग जरूरी, दोनों की मेंटोरिंग होगी तब आप एक फ्यूचर की सोसाइटी को डेवलप कर सकते हो। वरना हमारा बच्चा कंफ्यूज है तो आगे खुद डिसीजन ही नहीं ले पा रहा कि करना क्या है। 4 साल में वो 4 फील्ड चेंज करता है, वो खुद आखिर में फंस जाता है, मुझे करना क्या था भाई। आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकती हैं इस बारे में। खैर मेरा तो ये एक्सपीरियंस था कि मैं पहले एक आर्ट स्कूल में थी, क्योंकि अम्मी बोला था कि जो करना है करो। अब ये भी प्रेशर था, फिर ये प्रेशर था कि अच्छी यूनिवर्सिटी में ही जाना है। अच्छी यूनिवर्सिटी में फिर विंडोज ही होती है आर्ट्स में, तो उसमें थी। फिर मुझे शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि 1 साल पढ़ने के बाद आई रियलाइज कि भाई ठीक है मुझे आर्ट में इंटरेस्ट है, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म सोचूं तो मैं ये नहीं कर सकती। एज अ करियर नहीं बना सकते। फॉर अ करियर मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊंगी। मुझे शुरू से बिजनेस फील्ड में जाना था, देन आई एंडेड अप इन एंटरप्रेन्योरशिप। नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई फाउंड माय पाथ। वो भी पता नहीं कितने अरसे के लिए फिर साल के बाद खैर नहीं अब तो मेरा फिक्स्ड है। बट अच्छा, मैं तो वही ना, आप देखो रिसर्च की कमी है, काउंसलिंग की कमी है, बच्चों को पता ही नहीं उनको करना क्या। अच्छा, स्कूल में काउंसलर इन्होंने बिठाए हुए, मगर उन काउंसलर को ये नहीं पता कि जब बच्चा ये फील्ड ले रहा है इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी क्या क्या डिग्री ऑफर करवा रही है, उनको ये तक तो पता। आई थिंक वो स्पेशलाइज भी नहीं होते उस चीज़ के लिए, ऐसे ही रखे मसला ये भी तो ऐसे वो थेरेपिस्ट बिठा के रख लिया। वो थेरेपिस्ट है, वो आपको करियर काउंसलिंग भी कर रहा है और आपकी थेरेपी भी सेट कर रहा है। जॉब रोल ब्लर हो रहे हैं ना, जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है ना सही तरीके से क्लियरली डिफाइन नहीं, तो बच्चे को क्या गाइड करेंगे। बच्चे को खुद नहीं पता होता अगर मैं ये फील्ड ले रहा हूँ कॉमर्स में, अब बच्चे को कहना है कॉमर्स में लेना, भाई कॉमर्स में कितनी फील्ड है, तो BS है, BS इकोनॉमिक्स है, BS पता नहीं कंप्यूटर साइंस है, CS है, फिर अकाउंट्स है, फिर BBA है, BBA MIS है, सप्लाई चेन है, मार्केटिंग है, बहुत सारी फील्ड है। सही है, फिर CA CCA C का पता नहीं क्या क्या कुछ है, इतनी सारी तो फील्ड है। हमें सही से पूरे नाम नहीं पता बच्चों को कैसे पता हूँ, आप गाइड करते नहीं। आप किन स्टूडेंट्स को पर्सनली रेकमेंड करेंगे कि उनको कॉमर्स की फील्ड में आना चाहिए, या कोई कैरेक्टरिस्टिक ऐसे आप देखते हैं? एक कैरेक्टरिस्टिक होती है क्रिएटिविटी, इनोवेशन, हार्ड वर्किंग। देखो क्रिएटिविटी आपको यूजुअली कॉमर्स की तरफ ज़्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू इंजीनियरिंग, क्योंकि वहाँ पे आपको ना लिमिटेड से ये फॉर्मूला बेटा ये लगाना है, ये आंसर आ जाएगा। केमिस्ट्री फिजिक्स में क्या है, लेकिन इनोवेशन भी तो इंजीनियरिंग साइड से आती है। हाँ, इनोवेशन वहाँ पे तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइड जाके आती है। अगर आप देखो साइंस पढ़ लो ना, फिजिक्स केमिस्ट्री, वो लिमिटेड फॉर्म। मैथ्स में क्या होता है,
ये फॉर्मूला है बेटा, ये इक्वेशन आएगी, ये फॉर्मूला लगाओगे, ये आंसर आएगा, इससे आप डिविएट नहीं कर सकते। जी बिजनेस तुमने पढ़ी, जब हम बिजनेस में आंसर राइटिंग करते हैं हर दफा एक नया केस स्टडी है, आप उसको लिमिटेड नहीं कर सकते कि ये सिनेरियो होगा तो आप यही चीज लगाओ। आप हर दफा एक नई क्रिएटिव, एक नई सोच से लिख सकते हो। और एग्जामिनर कहता है बच्चे का अगर आंसर सही है तो हर चीज सही है, नंबर देने पड़ेंगे। तो अब मुझे बताओ कि साइंस से ज़्यादा कॉमर्स में मेरे ख्याल से क्रिएटिविटी बनिस्बत ये इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है कि आप उसको फ्लरिश कर सकते हो कॉमर्स में अगर आना चाहो। हार्ड वर्किंग तो देखो सारे में, साइंस में भी है, इंजीनियरिंग में भी है और कॉमर्स में भी है। ये तो मेन करेक्टरिस्टिक्स। बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स भी तो होनी जरूरी है। कॉमर्स में आ जाओ, डेवलप हो जाती है। हाँ कॉमर्स में आ तो गए, मार्केटिंग तुमसे हो नहीं रही, बात तुमसे हो नहीं रही, फिर तुम नहीं कर सकते। तुम प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, पहले दिन ही 50 बच्चा बैठा है सामने, कैसे दोगे? नर्वस हो रहे हो, Nervous हो रहे sweating हो। हो रही है, फिर हाथ आईबीएम ये कर देता है, आपको ट्रेन कर देता है, ग्रूम कर देता है। 200 बच्चा बैठा हो, 500 बच्चा है, आप ऑडिटोरियम में करवाते हो। स्किल्स इतनी ऊपर से आपका alumni Polish कर नेटवर्क देते हैं। इतना अच्छा है कि आप Networking कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर भी कर आराम आपको से हर कर वक्त एलुमनाई लंच डिनर्स इनके साथ सबके साथ कोलैबोरेशंस हो रही होती हैं। तो आप जब जाते हो फील्ड में अप्लाई करने जाते हो तो कहीं ना कहीं आपका एलुमनाई मौजूद होता है, तो आपको टेंशन नहीं होती जॉब्स की। तो लेकिन आप जो बाकी यूनिवर्सिटीज के बच्चे हैं, उनको आई थिंक मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मगर अब उनका भी एलुमनाई बहुत स्ट्रांग हो रहा है हर जगह। अब आप देखो हर यूनिवर्सिटी से कम हर सेशन में 1500, 2000, 2500 बच्चा निकल रहा है। तो कहीं तो एडजस्ट हो रहा है जाके, कहीं ना कहीं आपका एलुमनाई मौजूद है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आप कोई स्कूल्स रेकमेंड करेंगे कि कोई या कॉलेजेस जो स्पेशलाइज कॉमर्स के लिए होते हैं, या किसी भी बच्चा जब जा रहा होता है तो एक ये सिचुएशन आती है कौन से स्कूल जाएं, कौन से कॉलेज जाएं, ये होता है, तो क्या अभी चीज़ें देखें, या कोई क्वालिटी ऑफ स्कूल्स आपके नज़र में कुछ है यहाँ पास कराची में? स्पेसिफिकली मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो बहुत सारे मसले हो जाते हैं। मगर अभी इस टाइम जो चल रहा है, पेरेंट्स के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा है। अगर आप किसी भी कॉलेज की फीस देखो 40,000, 50,000 से कम पर मंथ नहीं है। सही, इसके बाद एक्स्ट्रा कोचिंग्स, एक्स्ट्रा ट्रैवलिंग, तो कम से कम एक बच्चे पे 80,000 से लाख रुपए पर मंथ खर्च हो रहा है जो कॉलेज जा रहा है। जो अफोर्ड कर सकते हैं बहुत सारे कॉलेजेस है इस टाइम, मगर जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे वो प्राइवेटली भी करवा रहे हैं। सही है, तो इस टाइम आप ये देखो कि फाइनेंशियल बर्डन की वजह से कॉलेजेस तो बहुत अच्छे बना दिए भाई। जिम है, गेमिंग जोन बनाए हुए, स्विमिंग पूल बनाए हुए, सोसाइटीज बनाई हुई हैं, आपकी सारे एक्टिविटीज चल रही है, तो उसके हिसाब से वो पैसे भी तो चार्ज कर रहे हैं। तो अब जो नए कॉलेजेस बन रहे हैं वो पूरा टीचर्स ही बना रहे हैं। जैसे अब सिटी बिकन जो कहते थे हम, वो ट्रेडिशनल स्कूल है जो पुराने हैं, जो सिस्टमेटिक चल रहे हैं, मगर जो नए स्कूल्स बन रहे हैं वो अपने टीचर्स बना रहे हैं। अब टीचर्स की थिंकिंग स्टूडेंट्स के हिसाब से होती है, स्टूडेंट को क्या चाहिए, किस तरह की चीज़ें चाहिए, वो सारी एक्टिविटी डाल रहे हैं, मगर वो फिर पैसे भी तो उस तरह के चार्ज कर रहे हैं। तो उस टाइम बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कॉमर्स के स्पेशली बहुत अच्छे हो गए इस टाइम। सिटी बिकन को बहुत अच्छे से इन्होंने कंपटीशन दिया, सारा बच्चा वहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, तो बच्चे जा रहे हैं। तो आप क्या ये इंडिकेट करेंगे बच्चों को प्राइवेट कैंडिडेट भी होना चाहिए? प्राइवेट भी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा बच्चे। और अच्छा, अब पहले ज़माने में हम लोग जब कर रहे थे तो वो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट था कि अगर आप कॉलेज से नहीं पढ़ते ना, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं देती। अब वो कैम्ब्रिज ने ख़त्म कर दिया, ऐसा कुछ है ही नहीं डिफरेंस भाई। डिग्री तो कैम्ब्रिज की है ना, एट द एंड ऑफ द डे आपको स्टेम तो कैम्ब्रिज की मिल गई। ये थोड़ी लगा हुआ सिटी बिकन, अल्फा, सीडर, सेप्टर, ये थोड़ी स्पेसिफिक कर ग्रेड्स देखे जाते हैं। ग्रेड से भेजा है एट द एंड ऑफ द डे। तो अब बच्चा बहुत ज़्यादा प्राइवेट की तरफ मूव कर दिया। आप देखो कोचिंगों में ज़्यादा रश हो गया बनिस्बत सुबह स्कूल कॉलेजेस के। क्योंकि एक आपको कॉलेज का एक्सपेंस बच गया है ना, आपके कॉलेज में जब आप और फिर फीस माँ दे रहे बाप को ये लगता हो, है, उसके बाद भी अगर आपको ट्यूशन देना ही है तो ट्यूशन ही करो फिर। माँ बाप को जाने लगता है कि कॉलेज भेज रहे हैं, इतनी फीस भी दे रहे हैं, फिर वो तो सिर्फ खेल कूद करवा रहे हैं सारा दिन, तो फिर फायदा क्या कॉलेज भेजने का? सिर्फ कोचिंग में तो जाएगा, 2 घंटे पढ़कर आ जाएगा। तो कोचिंग इज बेटर कॉलेजेस ऐसे भी हैं जहाँ पे नो ट्यूशन पॉलिसी भी है। हाँ, नो ट्यूशन पॉलिसी भी है कुछ कॉलेजेस में, वो अच्छे भी चल रहे हैं इस टाइम। मैं ये नहीं कहूँगा कोचिंग अच्छा है या स्कूल कॉलेज अच्छा है, इट डिपेंड्स ऑन बच्चा किस तरह मॉनिटर है। अब कुछ बच्चे होते हैं कि भाई सुबह नहीं उठेंगे, शाम में अगर उठते हैं वो बिगड़ जाते हैं, उठते ही नहीं है कभी भी फिर सुबह, उनसे फिर पढ़ाई होती नहीं घर आके। कुछ ऐसे हैं जो मैनेज कर रहे हैं दोनों चीज़ें, मगर कॉलेज जाने से एक अच्छी आपका रूटीन मेंटेन रहता है, बहुत सारी चीज़ें, फिर सोशल नेटवर्किंग बहुत अच्छी रहती है, गैदरिंग होती है, ग्रूम भी हो जाता है, ये सब चीज़ें बहुत सारे दोनों के प्लस एंड पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें। हम ये किसी नहीं कह सकते कि ये चीज़ अच्छी है इस टाइम या वो चीज़ अच्छी है। इट डिपेंड्स कि आप किस तरह के हो, या बच्चा किस तरह किस माहौल में ज़्यादा बेटर फील कर रहा है, जिसको जो सूट करे। जिसको जो सूट करे। तो वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं होगा या कोई मसला होगा आगे जाके, आप दोनों कर सकते हो। अच्छा, आपके हिसाब से इज ओ लेवल्स या ए लेवल्स करना बेटर है इफ यू वांट टू गो इनटू अ पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी, या यू शुड जस्ट गो फॉर सिनबर्ड? क्योंकि अभी हमारे एक मेडिकल स्टूडेंट से बात हो रही थी तो उनका ये पर्सपेक्टिव था कि
मैट्रिक भाई का सिनबोर्ड करते हो तो आपकी एक लिमिटेड सीट्स होती हैं, वो A-levels बच्चों के लिए नहीं रिजर्व और एक और पॉइंट ये कि इक्विवेलेंसी का भी एक मैटर होता है कि हाँ कि इसमें ग्रेड मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए एक प्रॉब्लम है जो देखिए। अच्छा हमारे यहाँ जो है कॉमर्स की यूनिवर्सिटीज़ बहुत कम। कॉमर्स में आप देखो, आप भले ओ लेवल्स ए लेवल्स करके भी जा रहे हो तो वहाँ पे आपका आराम से हो जाता है, मगर जब आप इंजीनियरिंग आते हो, मेडिकल आते हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वहाँ पे कंपटीशन बहुत टफ है। जब आप ए लेवल्स करके आते हो, इक्विवेलेंसीज बनती हैं, तो इक्विवेलेंसीज में आपकी कुछ परसेंटेज कम हो जाती है, सही है, तो आप उन मैट्रिक इंटर वाले बच्चों से कम्पीट नहीं कर पाते। अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है या मेडिकल करना है तो आपके लिए बेहतर ये है कि आप इंटर कर लो। अगर आपको कॉमर्स की तरफ जाना है फिर ए लेवल्स कर लो, तो उससे होगा आपके बाहर का स्कोप भी खुला रहेगा। सही, हमारे जो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ हैं इंजीनियरिंग और मेडिकल की, वो प्रेफर मैट्रिक और इंटर को कर रही या इक्विवेलेंसीज को। इक्विवेलेंसी में हमारा मसला आता है ओ लेवल्स करने के बाद परसेंटेज कम हो जाती है, हम उनको कम्पीट ही नहीं कर पाते, इनका बड़ा मसला ही आता है। तो आप फॉरेन एजुकेशन प्रेफर करेंगे जो स्टूडेंट्स ए लेवल्स करने वो बाहर जाएंगे या यहीं की बिजनेस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लें? आपकी यहाँ की बिजनेस IBA, लम, CBM, ज़ेबिस्ट, इकरा, ये सारी स्टेम टॉप में आ रही है, एजुकेशन बहुत अच्छी है यहाँ की। आप ज़रूरी है बाहर जाना, अगर आपके पास फंड है जाओ भाई बाहर, सही है, मगर फिर जब आप तो इशू के स्कॉलरशिप्स वगैरह इतनी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स बहुत ज़्यादा मिली, मगर फिर वही है कि अगर आपका रहने का खर्चा इतना ज़्यादा है, ट्रैवलिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, खाना पीना बहुत महंगा है, सही है, अगर आपको वहीं सेट होना है तो फिर तो बाहर बहुत अच्छा है, सही है। हर बंदा बाहर नहीं सेट हो पाता, सही है, कुछ को फंड का इशू आ जाता है, कुछ को लिविंग स्टाइल नहीं समझ आता वहाँ का, कुछ फिर वापस करके आते हैं। जब आप वापस करके आते हो फिर आपको यहाँ का माहौल नहीं समझ आता, आप कहते हो यहाँ से भागो, आप वहाँ का नहीं समझ आ रहा, यहाँ से दोनों के आप बीच कहीं भी नहीं रहते पाते, मसला ये आता है सबसे बड़ा आपका। आप अभी जैसे बताया था आपने मैथ्स की सर्टिफिकेशंस भी की है ओ लेवल में, तो आपने देखा होगा बच्चे जो ओ लेवल्स में स्पेसिफिकली जो होते हैं, क्योंकि मैथ्स तो ओ लेवल में सबको पढ़नी पड़ती है, तो ये कंपलसरी है, तो वो बहुत सारे बच्चे लैग करते हैं इस चीज़ में, या उनसे पढ़ी नहीं जाती, या वो कहते हैं बिल्कुल फिर बहुत मसले होते हैं उनके लिए। तो आप उनके लिए क्या कहते हैं कि वो कैसे अपने आप को इम्प्रूव करें? स्पेशली मैथ्स की स्किल्स कैसे मैथ्स improve की करें? स्किल्स। अच्छा, मैथ्स में ना सबसे मसला ये आता है कि आप लोगों को डेली का डेली काम दिया जाता है। अगर आप देखो स्कूल में भी मैथ्स का लेसन डेली होता है, सही, क्यों होता है? क्योंकि अगर आप एक दिन भी मैथ्स नहीं पढ़ते ना, आप भूलना शुरू हो जाता है। हमारी मेंटेलिटी क्या होती है, हफ्ता खत्म होता है, सैटरडे संडे को बैठ के सारा एक साथ रिवाइज कर लेंगे, वो याद ही नहीं हो पाता कभी भी। भाई डेली का डेली क्यों करवाया जा रहा है? इसीलिए कि आप थोड़ा थोड़ा डेली करोगे और आपको वो चीज़ें याद होती जाती हैं। मैथ्स पे इतने प्रैक्टिस सवाल क्यों देते हैं होमवर्क के? 8-8, 10-10 सवाल होमवर्क के लिए देते हैं। हमें लगता है मजाक कर रहे हैं टीचर, अरे वो उसी दिन कराया, उसी दिन कर लोगे ना, वो दिमाग में बैठ जाएगा। हम वीक के एंड में लेकर जाते हैं, जब आप वीक के एंड में लेकर जाते हो अल्टीमेटली वो पूरा वीक मिक्सअप हो चुका होता है, उसके चक्कर में आप वो भी भूल चुके होते हैं। टॉपिक्स, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से इतनी जुड़ी हुई होती अगर है आप कि देखो ना, भूल जाते हर एक्सरसाइज एक अलग फॉर्मेट में चलती है। एक एक्सरसाइज करवाएंगे टीचर, उसके 5 सवाल दे देंगे, ताकि अगले दिन जब वो करके आओगे तो वो एक्सरसाइज याद हो जाएगी। अगले दिन नेक्स्ट एक्सरसाइज। हम क्या कर रहे हैं, हम वो पूरी 5 एक्सरसाइज वीक के एंड में करेंगे, एक साथ कर हिंदू कुछ नहीं आ रहा होता उसके बाद आपको नहीं, मिक्स फिर एंड में वही हो रहा है ना, कॉपी हो रहा है। हाँ, तो तुमने बस होमवर्क कर लिया, मुझे दे दो, तो संडे मैं को ये copy होता कर है, मैसेज आ रहा होता है, भाई तुमने होमवर्क कर लिया, मुझे वो था क्योंकि मैथ्स में वो थ्योरेटिकल वाला तो सीन है ही यही नहीं, सबसे बड़ा सेम ही आंसर आना है, सबकी सेम और वर्किंग कोविड के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए मोबाइल के ऊपर। अब आप देखो मोबाइल में ऐप्स आ गई, तस्वीर खींच के भेजो, फोटो equation स्कैन की- वो solution आया। हाँ, उसका पूरा सोल्यूशन आ जाता है। हम कहते हैं वो डालने यार, कौन बैठ के इतना दिमाग लगाएगा सोल्यूशन निकालता? फिर हम लोग बहुत ज़्यादा ना इधर मोबाइल कंप्यूटर इस तरफ डाइवर्ट हो गए। आराम की तरफ जा रहा है। I think rest- ChatGPT Complacent हो गए। जिंदाबाद। ChatGPT तो हाँ, हमारा एक कोर्स था कोडिंग, तो उसमें भी ज्यादा से ज्यादा हमें ChatGPT ही सिखाया ChatGPT है। यूज होता है। आप ChatGPT खोलो, आप बार्ड खोलो, आप उसमें लिख दो कि ये चाहिए, और अच्छे से जितना अच्छा लिखोगे उतनी अच्छी कोडिंग करके दे आप देगा। आप उसका प्रॉम्प्ट इतना अच्छा बना होता है प्रॉब्लम, कि हाँ, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं बच्चे कैसे पास करें फिर ओ लेवल्स मैथ्स स्पेसिफिक? जो अब इतने बिगड़ डेली चुके हैं। प्रैक्टिस। बस प्रैक्टिस। मैं कहता हूँ 15 मिनट आप डेली से मैथ्स के लिए रखो, हाँ, सिर्फ 15 मिनट। आप देखो महीने के बाद आपकी मैथमेटिकल स्किल्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। मगर डेली 15 मिनट का मतलब 15 मिनट डेली होने चाहिए। वो भले सुबह दो, दोपहर दो, रात दो, जब आपके पास फालतू टाइम होगा, वो 15 मिनट डेली रख लो। सही। और जैसे बिजनेस के लिहाज से आप बिजनेस टीचिंग करते हैं, तो बिजनेस में आपने किस तरह आप टीच करने, कोई आपका स्पेसिफिक मेथड है जो आप फॉलो करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, या जनरली चीज़ें लेके देखो कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं होता। टीचर्स क्या होता है, एट द एंड ऑफ द डे हमें कैम्ब्रिज की बुक फॉलो करनी है, या बहुत हम करते हैं कि अपने नोट्स बना देते हैं उसमें से शॉर्टकट करके, सही है, शॉर्टकट करके नोट्स बना देंगे, या कुछ रीसेंट वीडियोस दिखा देंगे, वीडियो से कनेक्ट कर देंगे। जैसे अब
आजकल इंडियन चैनल्स बहुत अच्छी वीडियो बना रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप के हाँ। ऊपर, सही है। उन्होंने कोविड पे पूरा 2 साल इसी पे काम किया। हम लोगों ने टिकटॉक बनाई है, उन्होंने लिटरली बैठ के एंटरप्रेन्योरशिप इसके ऊपर वीडियोस बनाई हैं, सही। इनके रीसेंट आइडियाज देखो, इंडियन टेक्नोलॉजी देखो, स्ट्रीट फूड देख लो उनका, उन्होंने उसमें इनोवेशन इतनी की। Zoho वाली एग्जाम्पल थी जो मैं पढ़ाई गई थी वो सही है, तो उन्होंने इस पे काम किया। अब आप उनके चैनल्स देखो और अपने चैनल्स देखो, सही है, जमीन आसमान का फर्क है। उन्होंने कोविड को यूटिलाइज किया घर पे बैठ के, तो उन्होंने इस चीज़ पे काम किया। हम लोग क्या करते हैं, टिकटॉक बना ले, हम उसमें खुश रहते हैं, सही है, वीडियो रोड रोक ले, धरना देते हैं, बस। उन्होंने चीज़ डेवलप करके अपने आप को इम्प्रूव किया। अब वो देखो आज हम कहाँ हैं, वो कहाँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हम लोग बिजनेस में इंक्लूड करते हैं। पास पेपर सारे टीचर करवाते हैं, सही है। आप मार्किंग स्कीम बच्चों को कनेक्ट करवा के राइटिंग प्रैक्टिस करवाओ, बिजनेस ऑटोमेटिक। मार्किंग स्कीम कितनी इंपॉर्टेंट है फॉलो करना। तो एक रिलेटिव मार्किंग भी तो आती है ना उसके अंदर। एक वो पूरा Threshold। वो होता है ना, वहाँ पे बताया गया क्या होता है, नॉलेज कितने मार्क्स मिलेंगे। हाँ। वो पूरी जो मार्किंग स्कीम होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। कुछ लोग बहुत फॉलो ज़्यादा। करते, कुछ लोग नहीं करते। देखो मसला ये है कि आपकी थियोरेटिकल पार्ट ना बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है। मेन Business काम में? बिजनेस में थ्योरी के नंबर कम है बनस्बत फॉर्मेट्स फॉलो करने के। आप उसको अप्लाई कहाँ कर रहे हो, एप्लीकेशन कहाँ लगा रहे हो, उसको राइटिंग, उसको केस स्टडी से कैसे कनेक्ट करो, उस चीज़ के नंबर ज़्यादा है। तो इसका मतलब आपको फॉर्मेट तो फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप फॉर्मेट ही नहीं फॉलो, अब 6 मार्क्स में आपको पता है कि 2 नंबर पॉइंट्स के, तो इसका मतलब 2 पॉइंट्स है। आप 6 भर के आ जाओ पॉइंट, तो किस बात के नंबर देगा भाई? क्या वो तो 2 ही के नंबर देगा ना, वो थोड़ी कहेगा मेरे रिश्तेदारों में ज़्यादा एक्स्ट्रा नंबर दूंगा। इंटर में वैसे उल्टा होता है। इंटर में आप जितने ज्यादा और पेजेस जितना- भरोगे, और इंटर का तो मैं देख रहा था, वो Exam में check बच्चे नहीं करना। कलरिंग कर रहे हैं, उस पे हेडिंग भी एक ऑरेंज से लिख रहा है, पे उसके ऊपर मार्कर से हाँ, कलर हाँ। वाला। इंटर के बच्चे तो मगर ओलेवल्स में ऐसा नहीं होता। एक लिमिटेड 6 लाइनें दे दी आपको, 6 लाइन में आंसर देना है, अगर नहीं दिया तो वो नंबर कट जाएंगे, आप एक्स्ट्रा लाइन भी नहीं बना सकते। ओलेवल्स में तो बहुत रिस्ट्रिक्शन है, वो बोलते हैं कि नॉलेज है, हम लिख के तो पूरा आए थे, मार्क्स नहीं मिले। ये मार्क्स नहीं मिले तो क्योंकि आपने वही- फॉर्मेट नहीं फॉलो किया। उसने कहा था कि केस से भी रेलेवेंट करना है, आप तो अपनी सिर्फ नॉलेज लिखा, तो 6 में से सिर्फ 2 नंबर नॉलेज के, तो आपको सिर्फ 2 नंबर मिले, आपको बहुत ब्रीफ पॉइंट्स लिखने होते हैं। और उसको अप्लाई करना है, केस स्टडी से कैसे कनेक्टेड है, तो वो सारे फॉर्मेट्स फॉलो करना जरूरी है। कोई ऐसे आपको लगता है बिजनेस स्टडीज़ के लिहाज से कोई ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप प्रैक्टिकली भी अप्लाई कर सकते हैं, जो बच्चे पढ़ते रहते हैं? आप देखो बिजनेस में सबसे पहले यूनिट जनरल बिजनेस है, सोल ट्रेडर पार्टनरशिप पब्लिक लिमिटेड, सही है। फॉर जनरल सा बता रहा हूँ, एक एंटरप्रेन्योरशिप का ये पहला चैप्टर, दूसरा तीसरा चैप्टर जो है। तो अब ये देखो तुम लोग क्या कर रहे हो, एक एंटरप्रेन्योरशिप आइडिया है ना, बीएस एंटरप्रेन्योरशिप तुम लोग कर रहे हो, उसमें क्या है सारा कि फाइनेंस कहाँ से लाओगे, स्टार्टअप कैसे करोगे, मार्केटिंग कैसे करोगे, एचआर पॉलिसीज, हर बंदे को खुश भी रखना है, मोटिवेट भी रखना है, कैसे करोगे। तो ये सारी तो बिजनेस की चीज़ें नहीं आ गई। आप एक छोटे से काम भी उठा के देख लो, आप जिंदगी देख लो, आप कहीं भी जाते हो, कहीं से गुजरते भी हो रोड से, हर चीज़ फॉलो हो रही है। डिमांड एंड सप्लाई नहीं फॉलो होती, गाड़ी की प्राइसेस कैसे बढ़ी, रोड की डिमांड होती है तो घरों की, जिस इलाके में अच्छे घर बन जाए उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो डिमांड एंड सप्लाई तो हर जगह लागू होता है, आप उसको हटा ही नहीं सकते। डिमांड सप्लाई से एक और ये बात भी आती है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं इकोनॉमिक्स में ग्राफ्स नहीं होते, स्पेशली ए लेवल्स में ना बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ग्राफ नहीं होते। तो ये इन चीज़ों के बारे में आपका क्या पर्सपेक्टिव है, कैसे? देखो ग्राफ उन्होंने सिर्फ इसलिए बताए हुए हैं क्योंकि आप ग्राफ से जब बता के समझाते हो ना, तो समझाना ज़्यादा आसान है। आप जनरलाइज लिखना शुरू हो जाओगे, आप भूल जाओगे आधी चीज़ें। आपके सामने ग्राफ बना हुआ होगा, आधी चीज़ आपके दिमाग में आ जाएगी, अच्छा ये यहाँ से नीचे आ रहा है तो इससे क्या कनेक्शन में लिख सकता हूँ। ग्राफ इसलिए ज़रूरी है। और बिजनेस इकोनॉमिक्स बहुत डिफरेंट है या सेम है? ऑलमोस्ट 60 to 70% चीज़ें ओवरलैप करती हैं। तो एक और फिर से एक और बात ये आती है कि बहुत सारे बच्चों को ए लेवल से स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स ले जाते हैं कि क्या हम मतलब अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स लें, या उसके साथ कुछ लोग सोशियोलॉजी ऐड कर लेते हैं या साइकोलॉजी। तो आपके लिए से बेस्ट सेट फिर क्या है? क्योंकि आप कह रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स सिमिलर है ऑलमोस्ट, तो क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स अकाउंट्स ही बेस्ट कॉम्बो है या कोई और अच्छा, स्टूडेंट को देखना अब चाहिए? इकोनॉमिक्स जो है दुनिया का सेकंड टफेस्ट सब्जेक्ट है, फर्स्ट केमिस्ट्री है, सेकंड इकोनॉमिक्स है। अब उसका सीनियर जब आता है वो पूछता है यार कौन सा सब्जेक्ट लो अपने सीनियर से, सर सेकंड टफेस्ट सब्जेक्ट है, छोड़ दो, फेल हो जाओगे। मैं तो 2 दफा, ग्रेड्स का होता है ना, यूनिवर्सिटीज ग्रेड्स देखती है। अगर आपका इको में यू आ गया है तो आप नहीं आप कर तो सकते। यूनिवर्सिटी तो आप एडमिशन ही नहीं देगी आपको। इकोनॉमिक्स से क्या लोग बिजनेस शिफ्ट कर लेते हैं या उर्दू शिफ्ट कर उर्दू लेते हैं शिफ्ट करते हैं, फॉरेन ए, अकाउंट्स बिजनेस आपकी उर्दू, ट्रांसक्रिप्ट पे ए आ जाए। अकाउंट बिजनेस उर्दू, ये 3 कॉम्बो आपको लाजमी मिलेंगे बच्चे के पास। उर्दू तो हम लोग ऐसे ही ले लेते हैं हंसते खेलते, यार ए आ जाएगा उसमें, कम से कम इको से बच जाएंगे। अगर आपको देखो आगे फ्लरिश ही अपने आप को इसमें करना है तो इको ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर कल को आप, अब तुम लोगों ने पढ़ा होगा शायद मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, अलग अलग कोर्स में पढ़ा होगा, तो उसमें स्पेसिफिकली ग्राफ पे सारा फोकस होता है। सही, अब आप ओ लेवल ए लेवल्स में नहीं करके जाओगे तो आगे प्रॉब्लम होगी।
सही है, कम से कम आपका ग्रेड थोड़ा कम आ जाएगा, मगर उससे ये होगा कि आपकी नॉलेज ग्रिप हो जाएगी। जब कनेक्शन में तीनों चीज़ें जाएंगी तो एक फ्लो में आपकी डिग्री भी हो जाती है। आपके देखो ज़्यादातर कोर्सेज ना, तुमने एलेवस किया बिजनेस इको अकाउंट, जी अब ये हुआ होगा कि तुम्हारे 6-7 कोर्सेज 5-6 कोर्सेज आराम से निकल गए होंगे फर्स्ट फ्लो में सेकंड सेमेस्टर आराम Yeah. से, ये आसानी हो जाती है। I think micro macro तो आराम से माइक्रो निकल मैक्रो जाएगा। माइक्रो मैक्रो निकल गया होगा, अकाउंटिंग के Business कितने maths निकल गए निकल होंगे, गया होगा, Fundamental of accounts accounts. निकल गया। अकाउंटिंग निकल गया होगा, फिर बिजनेस के अपने आते हैं क्योंकि दो मैंने तीन देखा और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई इतनी टफ नहीं होती कंपेयर टू व्हाट यू स्टडी इन ए ये लेवल्स। लेवल्स, वहाँ मगर पे वो आपकी पढ़ाई फाउंडेशन much बना more देता है, complicated. फाउंडेशन बना देता है पहले 2-3 सेमेस्टर के लिए, तो आपका फ्लो में निकल जाता है। अगर उसमें जीपीए अच्छी ले लो तो सी जीपीए ओवरऑल अच्छी बन मेंटेन हो जाती जाती है। तो जीपीए पहले 2-3 सेमेस्टर में अच्छी लेनी होती है। और आपके ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में क्या ख्याल है? बहुत सारे बच्चे टीचर्स का ये होता है कि इन पर्सन ही फिजिकल क्लासेस इज बेटर, और नहीं, कुछ होते हैं कि ऑनलाइन भी, और बच्चों का भी ये होता है कि ऑनलाइन इज बेटर, लेकिन उनका अपना ये भी होता है कि वो थोड़ा कंप्लेसेंट हो जाते हैं घर से बैठ के ये चीज़ें। हाँ। तो आपका इस पर क्या इस पर्सपेक्टिव? सबसे बड़ा हमारे पेरेंट्स का आता है। पेरेंट्स कहते हैं यार घर में बैठेगा ना ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती, उन्होंने कोविड में हाल देख लिया, सही है। अब वो कहते हैं कि ऑनलाइन टीचिंग इज नॉट अ गुड प्लेटफॉर्म, मगर आप बाहर देखो, बाहर आज भी बच्चा ऑनलाइन पढ़ने लगता है। हम लोग कितनी सारी बाहर के ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ के पेरेंट्स सोचते हैं कि यार ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा पढ़ रहा है वो। Also online courses भी तो इतना अवेलेबल है, जैसे Udemy हो गया, उनके सही है। सारे प्लेटफॉर्म्स पे इतने प्लेटफॉर्म सारे बहुत सारे हैं, आप यूट्यूब चैनल्स देख लो, सारे टीचर्स यूट्यूब चैनल्स बना Coursera रहे है, हैं, वहाँ पे इतने सही है। सारे। सही, मिडिल ईस्ट में पाकिस्तानी टीचर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, सही है। वो वहाँ के पेरेंट्स यहाँ से टीचर्स हायर करते हैं ऑनलाइन, जस्ट कि उनको पता है कि यहाँ का टीचर कंपैटिबल है, अच्छा पढ़ाता है। मगर जब हमारे लोकल्स हैं वो यहाँ पे डिमांड ही नहीं करते। अब आप जाके ट्रैफिक में फंसोगे 1 घंटा, कोचिंग पहुँचोगे, फिर क्लास लोगे, फिर वो घूमने निकलेगा दोस्तों के साथ, चाय पे मिलेगा कहीं ना कहीं, 1 घंटा 2 घंटे हो जाए, ऑनलाइन है कि आप एक आपका घंटे कर टाइम लो, नहीं ज़ाया आपका होता। कैमरा खुला हुआ है तो आप एक घंटा आप 1 घंटा वो प्रोडक्टिव बना सकते हो, मगर यहाँ पे क्या होगा, 1 घंटा जाने में लगाओगे, 1 घंटे की क्लास लोगे, 2 घंटे दोस्तों के साथ बैठोगे, 1 घंटा आने में लगाएगा, 4-5 घंटे आपकी ज़ाया हो गए। लेकिन काउंटर क्वेश्चन पे मेरा इस पर ये हुआ कि एनवायरनमेंट से भी बहुत फर्क पड़ता है, कि अगर आप क्लासरूम में होंगे वो बंदा कुछ ना कुछ तो सीख ही लेगा, घर पे बैठ के वो एनवायरनमेंट ही नहीं होता पढ़ने अच्छा वाला। मुझे बहुत बताओ, से- जब तुम बहुत से लोग फिजिकली होते हैं। बैठते हो जाके 2-3 दोस्त साथ बैठ गए, हाँ। डिस्ट्रैक्शन होगी। वो तो फिर इंडिविजुअली भी तो डिपेंड तो करता है फिर ना। ऑनलाइन में भी तो यही बात होगी ना कि इंडिविजुअली डिपेंड करता है, जिसको पढ़ना है हाँ वो देखो, ऑनलाइन बच्चे तो सीखेगा। बच्चा वेरी कर रहा है ना, तुम पढ़ने जा रहे हो, बच्चा तुम तो पढ़ के बच्चा आगे है। बैठ के पढ़ के भी आ जाओगे, इंडिविजुअल If you ऑनलाइन want भी to पढ़ study, लोगे। वो आप ऑनलाइन में पढ़ोगे, फिजिकल में भी ग्रुप, बड़े ग्रुप में क्या होता है, आप ट्यूशन पहुंच तो गए, वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन इतनी हो रही है ना, वो पढ़ने दे रहे ना तुम्हारा पढ़ने का दिल चाह रहा है, फिर क्या करोगे? तो फिर आप इस चीज़ को कैसे डील करते हैं? इस चीज़ को भी डील इस तरह करना पड़ता है कि उनको असेसमेंट दे दिया, उनको टेस्ट में बिठा दिया, उनसे 1-2 सवाल पूछ लिए, उनको लगता है कि सर मेरी ईगो हर्ट हो रही है, अब मैं जवाब दूंगा। तो ये वाले मसले भी आते हैं। अच्छा, जब मेरा आपसे सर फर्स्ट एक्सपीरियंस था, फर्स्ट इंटरेक्शन था बिजनेस क्लास में, तो मैंने देखा था आप में और डिफरेंट जो दूसरे टीचर, डिफरेंस ये था कि आप बच्चे को अपने साथ इंगेज करते थे, उसके लेवल पे जाके बातें करते थे, तो इससे ये था कि वो आपके साथ कंफर्टेबल हो जाता। बच्चे की ना, आप इंटरेस्ट की बातें करो, हाँ। गाड़ी की बात करो, मोबाइल की बात करो, इधर उधर चाय ढाबे की बात कर लो, तो बच्चा आपके, आजकल के बच्चे को क्या, यही तो 3-4 चीज़ें हैं जो उनको इंटरेस्ट पैदा करती है, सही है। आप उनको कोई बड़ी बड़ी चीज़ें शशके नहीं चाहिए उनको, आपका टीचर उनको वो चाहिए जो उनके लेवल पे आ जाए, दोस्ती में पढ़ा दे, तो ज़्यादा हो पढ़ा और दे, पढ़ते और बाहर बच्चा लेगा, सही है। मगर दोस्ती यारी में क्या होता है, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है, आपसे 2 बातें भी करेगा, हंसी मजाक भी करेगा, रिलैक्स भी फील करेगा, और पढ़ के भी ज़्यादा दिखा देगा। हमारी जनरेशन क्रिएटिव भी इतनी और आइडियाज़ भी इतने हैं उनके पास कि अगर टीचर्स थोड़ा हमारे लेवल पे आके सोचें तो वी कैन जस्ट डिस्कस आवर आइडियाज़ विद देम, वी कैन हैव अ आप वेरी खुल के बात प्रोडक्टिव तो कर सकोगे कन्वर्सेशन उनके साथ, क्योंकि अभी आजकल की जनरेशन बात करते हुए ना फ्रेंडली बहुत हो जाते हैं हर एक के साथ, ये वो, हाँ। मगर एक खुल के बात करने में ना उनको एक वो चाहिए, मीडियम चाहिए, तो कोई चाहिए, सही है। अगर आप टीचर्स उनके साथ अच्छे मीडियम पे आ गए, प्लेटफॉर्म पे आ गए, वो टीचर्स को खुद आइडिया देंगे, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं बनस्बत एक स्ट्रिक्ट टीचर होने के। आप I feel like पुराने ज़माने में जो टीचर्स थे, they were more disciplined, they were more strict than they are right now. वो होता था कि आपको एक टाइम पे स्कूल आना है, आपको बस मैं आऊँगी, पढ़ाऊँगी और मैं चले जाऊँगा, बस वो ये वाला सीन होता था पहले। कि आप मुझसे कोई और फर्दर डिस्कशन नहीं कर सकते, अगर करना है तो
कोई और मीडियम यूज करता है। आपके अभी इट्स क्लासरूम के अंदर आते हैं टीचर्स, बैठते हैं, रिलैक्स करते हैं, वो कहते हैं आपके साथ बैठो भाई, मैं बाद में भी फारिग हूँ तुमने क्लास आज के क्या बाद। किया पूरे दिन में, हाँ। व्हाट डिड यू थिंक अबाउट, या अमेज़न पे अभी क्या चल रहा है, या ये वाली सारी ये चीज़ें, सारी अमेजोन के चीजें। कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज, उनसे भी डिस्कस करते हैं, क्रिप्टो के फ्रीलांसिंग बारे में। कैसे करते हो जैसे आप? हम लोग क्लास में बैठ के हाँ, क्रिप्टो के crypto बारे के में बारे डिस्कस, तो हर बच्चे का इंटरेस्ट होता है, तो वो खुद ब खुद ही अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। रीसेंट ट्रेंड्स को भी आप लेके फॉलो रीसेंट ट्रेंड्स को भी फॉलो करना पड़ता है, बच्चों को Cricket का पता है match यार, है। बच्चों को पता होता है क्या चल रहा है, वो टीचर जब डिस्कस करते हैं वो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, क्लास में खुद ही बातें करना शुरू हो जाता है। बाकी जो आपके पास सर जो स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं, जैसे हमने अभी कुछ दिन पहले काउंसलिंग वगैरह की बात की है, तो आपके पास भी स्टूडेंट्स आते ही होंगे अपने करियर पाथ्स लेके। हाँ, तो ज़्यादातर कैसा बच्चा आता है आपके पास कि किस तरफ उसको जाना हमारे होता पास ज़्यादा बच्चे जो आते हैं वो कंफ्यूज आते हैं, है? Confused। उनको खुद नहीं पता होता, सर मैं ये भी करना चाहता हूँ मगर मैं इसमें भी अच्छा हूँ। अब आप उसको क्या राय दोगे? मैं करना तो ये चाह रहा हूँ, घर वाले कह रहे हैं यार तुम इंजीनियरिंग कर लो तो तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा है, मगर सर मुझे फिजिक्स नहीं आती, अब मैं क्या करूँ? मैं कॉमर्स उस दिन बैठा, मुझे कॉमर्स अच्छी लगी। अब बच्चा यहाँ पे क्या करे, फैमिली प्रेशर भी है, स्पेशली खानदान वालों का प्रेशर, घर वालों को तो खानदान वालों को शक्ल दिखानी, मसला ये आता है सबसे बड़ा, ये आपके बच्चे ने क्या किया, आपके बच्चे के क्या ग्रेड है, कंपैरिजन स्टार्ट होता है। इसमें बेचारा बच्चा सबसे ज़्यादा पिसता है। अब वो माँ बाप का यार उसका बच्चा एनडी में चला गया, अब तुमने तो जानी यार हाल में एनडी में, वरना हमारे तो ना खानदान में क्या होगा, हमारा बात ही ख़राब हो जाएगी ये वो। तो इस वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होकर नहीं करना चाह रहा होता, मजबूरी में करता है। फिर मजबूरी का फिर वो मजबूरी होता है, वो कुछ अरसे में डाइवर्ट करता है, या कॉमर्स की तरफ आ जाता है या फिर किसी और फील्ड की तरफ जाता है, कर नहीं पाता, वो 2-3 दफ़ा फेल होता है, फिर उसको पता चलता है नहीं भाई ये मेरे लिए बनी नहीं है चीज़, मगर मजबूरी में वो कर रहा होता है, ट्राई करता है घर वालों के लिए फुल फ्लैज। तो आप फिर इस बच्चे को क्या सजेस्ट करते हैं कि हाउ मैं कहता हूँ यार पेरेंट्स को बुला लो एक दफ़ा, बैठ के तुम भी बैठो, पेरेंट्स को भी बैठाते हैं, काउंसलिंग करते हैं, से ये बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या बैरियर्स आ रहे हैं। जब पेरेंट्स अपनी वजूहत बताते हैं, उसकी बैठ के उसकी सुनते हैं। असल मसला ये है ना, आजकल पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा बिजी हो गए, टू बी ऑनेस्ट, मदर फादर दोनों जॉब कर रहे हैं, बच्चों को देने के लिए टाइम, उनको खुद ये नहीं पता होता उनके बच्चे को ये शौक क्या है, हॉबीज़ क्या है, बच्चा कहाँ जा रहा है, किस तरफ डेवलप हो गया है। सही है, तो मसला ये है कि माँ बाप की, पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान इस टाइम कम्युनिकेशन गैप हो गया है। अब वो हम किस तरह पूरा कर सकते हैं? सही है, बच्चा सारा दिन कोचिंग में होता है, माँ बाप जॉब से आते हैं, बच्चा कोचिंग में होता है, रात को आता है, खाने पे थके हुए होते हैं, खाने पे हद मार के आधा घंटा बैठते हैं, जिसमें वो तीनों बैठ के मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं। सही है, ले देखिए कम्युनिकेशन संडे को हो पाती है या वो भी महीनों महीना नहीं हो पाती। तो अब बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप शुरू हो गया बिटवीन पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, ये आपको ख़त्म करना पड़ेगा, जिसमें बहुत अभी तो फर्क पड़ेगा। अग्रेसिवनेस भी इतनी ज़्यादा हो गई है ना आवाम में हमारी। गेम्स देख लो ना सारे, पबजी, सही है, सही है, कोविड में सिर्फ एक ही नाम सुनने में आया, पबजी, सही है, और कौन सा था, एक स्ट्रीट फायर था, कॉल ऑफ ड्यूटी, कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, एक दो और थे इस तरह के, बस ये गेम सुनने में आया। अब तो बच्चा एग्रेसिव नहीं होगा तो क्या होगा, सारा दिन यही खेलेगा, तो ये चीज़ें तो आप खुद दे रहे हो ना अपॉर्चुनिटी। लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं है, बाहर भी आप बाहर देख लो, लेकिन बाहर बाहर ना भी वो लोग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर लेते हैं। अब जैसे गेमर्स है ना, तो गेमर्स के बड़े बड़े नहीं, आप कॉम्पिटिशंस बाहर होते देखो, हैं, वो जो अभी इतने prizes। हादसे सुनने में आया, उसने अब मस्जिद YouTube में जाके पे पूरी देखो। फायरिंग कर दी, हाँ, वो क्या सब हुआ, तो- वो सारे एग्रेसिव बाहर से भी तो आया नहीं, ना। मेरा पॉइंट ये था जो पेरेंट्स की आप बात कर रहे हैं ना कि पेरेंट्स दोनों ऑफिस में होते हैं, हाँ, कि तो ये ये तो कल्चर तो बाहर में ही है मगर उस वहाँ तरह से। देखो, वहाँ पे स्कूल के सिस्टम बहुत अच्छे हैं, जहाँ पे बच्चे को बिठा के पूरी काउंसलिंग होती है, सब कुछ। वहाँ पे बच्चा सुबह जा रहा है तो शाम को 5-6 बजे आ रहा है, जिसमें टीचर्स और वहाँ की एडमिन पूरा उनके साथ काउंसलिंग यहाँ करिए, पे बच्चा दोनों तरफ से दोनों neglect तरफ हो से। रहा है। दोनों तरफ से निगलेक्ट हो रहा है। यहाँ पे स्कूल जो है बस कमर्शियल होते जा रहे हैं, वो बस बुलाएंगे, पढ़ाएंगे, चलो भाई हमारा काम यहाँ खत्म हो गया। अब बच्चे को लेकर भी तो चलो, ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और एक और कॉन्सेप्ट मुझे इससे आया कि अभी ये होता है कि स्टूडेंट सेलेक्ट करता है उसको किस टीचर से पढ़ना। हाँ, यूनिवर्सिटीज में ये वाला बड़ा और सिस्टम। ये बात रिव्यूज पे जाती है। आपके ना स्टूडेंट ग्रुप्स बने हुए होते हैं जिस पे टीचर्स के रिव्यूज। अब मेरा कॉन्सेप्ट, एक आइडिया मेरे पास कि लाइक ऐसा क्यों नहीं होता कि टीचर सेलेक्ट करे उसे किस स्टूडेंट को पढ़ाना है। लेकिन फिर उसमें ना हर टीचर स्टार्ट स्टूडेंट को सेलेक्ट करेगा। देखो, अब तुम नए फर्स्ट बैच वाले हो, मुझे कैसे पता चलेगा ये कैसी, किसी ये को कैसा है? नीडेड स्टूडेंट के साथ पढ़ना है क्योंकि उसका ऑब्वियसली पढ़ाना मुश्किल होता है। पढ़ाना मुश्किल होता है, कोई भी कौन सेलेक्ट करेगा अगर तुम्हारे 2-3 डी है। बैच नहीं होगा एक ही टाइप का। फिर नहीं सिर्फ आप उसको ग्रेडिंग के उस पे ना देखें ना, आप उसको बहुत सारी देखो, मैं चीज़ों तुम्हें को- कैसे जज कर सकता हूँ, तुम्हारा बच्चा नहीं पहला बैच है, दूसरा बैच है, फॉर एग्जाम्पल तुम आ रहे हो नए नए, मैं तुम्हें किस बेस पे जज करूँ? डिफरेंट उसके स्किल सेट पे। कैसे? मैं तुम्हें जानते ही नहीं हूँ पहले से। नहीं, एक
होना चाहिए ना कि 1 महीना आपका पहले वो फिर उसके बाद स्टार्ट हो। इसमें 1 महीना अगर आप ज़ाया कर रहे हो ना तो आगे कोर्स कैसे ख़त्म करवाओगे? क्योंकि इनका तो बैक टू बैक अभी ये अगस्त सितंबर में शुरू होगा, दिसंबर में ख़त्म होगा, अगस्त में शुरू होगा, मई में ख़त्म होगा, जून से समर कोर्स शुरू हो जाएंगे, अगस्त के 15 तक ख़त्म होगा, फिर टाइम का है। ये भी एक issue है। साल में 3 बैचेस चला रहे हैं इनको, कहाँ से टाइम होगा? बच्चे बहुत ज़्यादा है ना, वैसे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बच्चे बहुत ज़्यादा। तो कमर्शियलाइज हो गया एक तरह अब आप से। कॉलेजेस देख लो, ए लेवल्स के कॉलेजेस, हर बच्चे को 3 टीचर्स की ऑप्शन दे दी। तो हम लोग कहते थे टीचर शॉपिंग चल रही, टीचर को आप बाय कर रहे हो, ये वाला टीचर चाहिए मुझे, तो इसका आप टीचर को डिग्रेड कर रहे हो और कुछ नहीं। रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट खत्म हो गया। हालांकि टीचर्स को आप बाहर जाओ तो टीचर्स की सबसे ज़्यादा इज्जत दी जाती है, बट आई फील लाइक पाकिस्तान में ना बच्चे उस लेवल की इज्जत दे पाती है, ना हमारी आवाम उस लेवल की इज्जत दे पाती है, ना गवर्नमेंट उस लेवल की इज्जत हो ही नहीं पा रहा तो कैसे होगा? इस दफ़ा जो सीआई के एग्जाम्स हुए तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? के रिजल्ट्स जो भी आएंगे, बच्चों ने कैसा पेपर तो इस दफ़ा टफ था, आई थिंक आसान आया था। आसान बिजनेस और इको का पेपर बहुत आसान आया था इस दफ़ा, तो एक्सपेक्टेड ये है कि थ्रेशोल्ड बहुत ऊपर जा सकता है। लास्ट ईयर आया था मई जून में, आउट ऑफ 40 पेपर 1 में 34 था, पेपर 2 में आउट ऑफ 60 48 49 था, तो हाई था थ्रेशोल्ड। इसमें ये चीज़ भी होती है कि मई जून एंड अक्टूबर अक्टूबर नवंबर, नवंबर तो क्या ये मिथ है या रियलिटी है कि अक्टूबर नवंबर का मुश्किल होता है? या थोड़ा सा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू मई जून, मगर आप देखो अक्टूबर नवंबर का थ्रेशोल्ड कम होता है क्योंकि मुश्किल पेपर होता है। मई जून का थ्रेशोल्ड थोड़ा हाई होता है क्योंकि ज़्यादातर बच्चा पेयर हो रहा होता है। मैंने एक और चीज़ एक्सपीरियंस की, यूनिवर्सिटी में जो ग्रेडिंग होती है वो एब्सोल्यूट होती है, और जो सीआईए में थी वो रिलेटिव होती है, वो चेंज होती जाती है, मतलब खुद थ्रेशोल्ड के हिसाब से होती है। आपके लिहाज से क्या चीज़ बेटर होती है, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग या रिलेटिव? देखो कभी कभार ना अगर पेपर टफ आ जाए तुम फेल हो जाओ, एब्सोल्यूट में तो तुम फेल होगा तो फेल होगा, कोई नहीं बचा सकता। 30% नंबर है तो 30% नंबर है, सही। ओवरऑल क्लास की 40% नंबर आ रहे हैं, तुम्हारे 30 आ रहे हैं, फिर भी तुम फेल ही कराओगे, वो तुम्हें वो नहीं कर देंगे प्रमोट। मगर उससे रिलेटिव में फायदा ये होगा कि अगर सबके 40 आ रहे हैं तो 40 को वो 80 या 90% कंसिडर कर लेंगे और 30 को वो 70% कंसिडर कर लेंगे, तुम्हारा बी बन जाएगा। कहाँ तुम फेल हो रहे थे? ये सारी चीज़ें भी तो मैटर करती हैं। वो देखते हैं ओवरऑल बैच कैसा आ रहा है। कोविड के बाद 2 साल उन्होंने बहुत थ्रेशोल्ड नीचे रखा क्योंकि ओवरऑल बैचेस बहुत वीक आ रहे थे, तो उसकी वजह से बहुत सारे बच्चों के ग्रेड उठे भी, मगर जो वीक थे वो भी उठा लिए ग्रेड क्योंकि थ्रेशोल्ड कम था। और अगर ये मैं एब्सोल्यूट पे चला जाता वो सब तो यू ग्रेड आते, पूरा साल उनका तो स्कूल में यू ग्रेड आया। हमारे पास कितने बच्चे थे जो पूरा साल यू लेकर बैठे, कैम्ब्रिज में बी लेकर बैठे। ये फिर नाइंसाफी टाइप का सी हो रहा है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज अप्लाई करती हैं, आपको पता है कि जो रिलेटिव ग्रेडिंग अप्लाई करती हैं, या सभी एब्सोल्यूट? सब एब्सोल्यूट पे जाते हैं, रिलेटिव नहीं जाते। तो क्यों नहीं करती हैं अगर आपका पर्सपेक्टिव इस पर? वो कैम्ब्रिज का पैटर्न अलग है, हमारे पाकिस्तान में रिलेटिव फ्री होती है, एब्सोल्यूट पर भी होती है। अब आप मैट्रिक इंटर देख लो, आखान बोर्ड देख लो, सही है, तो आखान में कौन सा तुम्हें किस पे मिलता है, एब्सोल्यूट या रिलेटिव? आई थिंक रिलेटिव पे मिलता है, नहीं एब्सोल्यूट पे मिलता absolute पे है, मिलता है, सही है। sorry, मैट्रिक इंटर आखान सब एब्सोल्यूट पे चलते हैं। आपके 33 उन्होंने पासिंग रख दी, आपके 34 भी आएंगे तो आप पास हो गए। वो उसको एब्सोल्यूट करके रिलेटिव करके उसको वो 80 90 पे नहीं लेकर जाएंगे। तो ये सब हमारे यही फॉलो होता है। और एक और मुझे आपसे बात पूछनी थी कि अब स्टार्टअप आखान बोर्ड में ये है कि हम मार्क्स से ना बहुत ज़्यादा आसान है, पेपर्स इजी आते हैं हमारे। आखिर मुश्किल नहीं होता? आखान बोर्ड इज वेरी इजी, नहीं, मगर वो ये ना एब्सोल्यूट पर ही चल रहा है, वो रिलेटिव नहीं लीनियंसी बहुत करते। होती है। अब बच्चे भी नहीं है ना आखान बोर्ड में, तो 3-4 स्कूल्स हैं जिसमें पेपर्स हो रहा होता है, दैट्स इट। तो इट्स वेरी चिल सीन। लास्ट 2 क्वेश्चंस मुझे आपसे ये पूछना था कि आप देख रहे होंगे अभी पूरे पाकिस्तान में एक स्टार्टअप कल्चर थोड़ा सा चल रहा है, इस बारे में आप देख रहे हैं कोई ना कोई कुछ ना कुछ स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है इस वक्त एज कम्पेयर टू प्रीवियसली देखा जाए, और जॉब्स का भी होता है। तो आपके लिए से एक बंदे को जॉब की तरफ, स्टूडेंट को जॉब की तरफ जाना चाहिए या बिजनेस की तरफ जाना चाहिए, स्टार्टअप की तरफ, इस लिहाज से क्या? यार देखो, अब शुरू में आप थोड़ा बहुत जॉब एक्सपीरियंस लो, सही है। आप डायरेक्ट उसमें ना पूछ जाओगे मुझे स्टार्टअप करना है, क्योंकि जाहिर है यार तुम लोग अभी ग्रेजुएट हुए हो, सही। बुकिश नॉलेज का एक चीज़ अलग है और रियलिटी एक अलग है। जब तक आप मार्केट में काम नहीं करते ना, आपको ये अंदाजा नहीं होता। बुक में हर चीज़ ना बहुत ज़्यादा परफेक्ट एग्जाम्पल होती है, ये होगा तो ये होगा, परफेक्ट वर्ल्ड है, ये होगा तो ये होगा, सही है, ये उसका ये है, उसका ये होगा। हाँ, कॉज एंड इफेक्ट वाली बात है, अगर ये चीज़ होगी तो ये लाजमी होगा, बुक में तो ये लिखा हुआ है। मगर जब आप रियलिटी में जाते हो ऐसा नहीं है भाई, इसकी 4 ऑप्शन और भी होती हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और आप फिर तो पाकिस्तान में हो, फिर तो और बहुत सारे ऑप्शन है कि ये तो होगा,
तो क्या हर कोई एंटरप्रेन्योर बन सकता है आपके लिए या नहीं? देखो सिर्फ वक्त की बात होती है, अगर आपको मौका मिल रहा है सही एक चांस तो लो, सही एक ट्राई लाजमी करो Try जिंदगी करना में, चाहिए। ट्राई ये करनी एक चाहिए ताकि यार opportunity- बुढ़ापे में ये रिग्रेट ना हो कि मैंने कुछ किया नहीं अपने लिए। सही एक दफा भले फेल हो गए ना, मैं वही कहना चाह रहा था, क्या फेल होगा, हो गए मर fail थोड़ी होगा। जाओगे। सही है, कोई मार थोड़ी ज्यादा क्या होगा, 5 लाख रुपए डूब जाएंगे, 2 लाख रुपए डूब जाएंगे जो स्टार्टअप में लगाए थे, इससे ज्यादा क्या नुकसान होगा। सही है, मगर आपको ये सबक मिल जाएगा कि आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो या नहीं बन सकते। सही, तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं एट द एंड ऑफ द डे। और एआई टूल्स और इस किस्म की जो नई डायनामिक्स जो आ रही हैं, तो क्या ये एजुकेशन में इनकलकेट करनी चाहिए या किस तरह आप इस चीज़ को देख रहे हैं? कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि लाइक होता है ना, एआई को यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एआई असिस्टेंट एंड टीचिंग भी स्टैनफोर्ड आई गेस यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हो गई, तो आपका इस पर क्या पर्सपेक्टिव है? लाइक क्या सही है, क्या गलत है? क्या बात ये है कि आप एआई को अगर पॉजिटिवली लोगे तो एआई सिखाता बहुत कुछ है, मगर वही हैकर्स जो है उसको नेगेटिव में भी ले रहे हैं। सही है, सही है, आपको इंटरनेट बचपन से मिला, कुछ ने पॉजिटिवली यूज किया, कुछ ने नेगेटिवली यूज किया, कुछ एक उसी को लेकर बहुत आगे बढ़ गए। सही, कुछ बच्चे फेल भी हुए। भाई टेक्नोलॉजी सबको मिली, मगर इस यूज पे डिपेंड करता है ना। अब एआई बहुत अच्छा टूल है, बहुत सपोर्टिव है। सही है, अब आप देखो, अब आपको बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशन बनानी होती है, वो लिखनी होती है स्पीचेस, आप सिर्फ चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देते हो, वो पूरा लिख के दे देता है। सही है, चैट जीपीटी को तो ये करके दे दो, वो करके दे देता है आपको। सही है, तो उसमें क्या होता है, आपको फायदा हो रहा है ना। मगर अगर आप उसको पॉजिटिवली यूज करो, वही चीज़ आप नेगेटिवली भी यूज कर सकते हो, करोगे तो फिर नुकसान भी है। तो हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें तो हैं। एंड एक और चीज़ जो लास्टिंग मुझे आपसे पूछनी थी, अगर कोई स्टूडेंट है अभी ओ लेवल्स या ए लेवल्स के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करे, तो आप उसके लिए क्या गाइडलाइन सेट करेंगे? लाइक 1-2 मिनट में अगर आप बताना चाहें। कुछ होते हैं जो कहते हैं क्रैश कोर्स कर लेंगे हम, पास कर जाएंगे, 1 महीना पढ़ेंगे पास हो जाएंगे। एक होता है, एक होती है पूरी जर्नी 6 मंथ्स की, 7 मंथ्स की, ऑफ अ ईयर। तो आप क्या एक प्रोसेस बताएंगे उनके उन स्टूडेंट्स के लिए? देखो, अब कुछ बच्चे आते हैं लास्ट मंथ में एक क्रैश कोर्स करने में। अब आप क्रैश कोर्स करते लेते हो, थ्योरी आ जाती है। अब 1 महीने में मसला ही आता है, पास पेपर नहीं कर पाते, प्रैक्टिस नहीं हो पाती। थ्योरी आपकी बहुत अच्छी हो गई, आपने याद कर ली, आपका दिमाग बहुत अच्छा, आपने याद कर ली 1 महीने में। प्रैक्टिस नहीं करोगे, एट द एंड ऑफ द डे तो वहीं मार खाते हो ना, प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते। कम से कम मैं कहता हूँ यार 5 से 6 महीने देने चाहिए ओ लेवल्स वालों को एटलीस्ट, अगर कॉमर्स वाला। साइंस वालों को तो पूरा साल देना पड़ता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत लेंथी है। सही है, उसको कम से कम टाइम दो, ताकि आप वो ये ना हो बच्चा फिर सिर्फ इसलिए करता है, हबड़ तबड़ में करता है कि आज कर लूँ, पेपर हो जाए, परसों भूल जाऊँ। सही, वो इसलिए करता है बस। फिर अगर थोड़ी सी भी अपने आप को लर्निंग के लिए करना है तो कम से कम 6 साल 8 महीने तो दो इसको यार, तो तरीके से कर भी पाओगे, पास पेपर का भी टाइम मिलेगा और अच्छा ग्रेड भी ले सकते हो। हबड़ तबड़ में बस ये होता है पासिंग ग्रेड आता है। हम ही कहते हैं आज नहीं कल पढ़ेंगे, अभी यार अभी तो अगस्त स्टार्ट हुआ, अभी थोड़ा सा घूम लें, फिर लें, पार्टी कर लें। और हर स्कूल कॉलेजेस में वो वेलकम पार्टी चल रही है, ये पार्टी चल रही है। सही है, तो उसमें वो 4-5 महीने तो आपके ऐसे ही निकल जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा यूटिलाइज करो टाइम को सही तरीके से, और फिर आप जब जनवरी से फरवरी शुरू होता है, अभी यार अब तो 3 महीने रह गए, अच्छा भी करते हैं, फिर कोई इवेंट आ जाता है, फिर मार्च आ जाता है। हाँ, तो बस वो दोस्त करेंगे यार, ग्रुप स्टडी करेंगे, वो मार्च आ जाता है, इस चक्कर में अप्रैल से पेपर शुरू हो जाते हैं, कर लो, टाइम ही नहीं बचता फिर। तो आप फ्यूचर में पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम को कहाँ देखते हैं? कोई चेंजेस देखते हैं, या बिजनेस एंड ए लेवल्स में क्या देख रहे हैं आप? यही इसी तरह से चीज़ें चलेंगी? देखो चीज़ें बहुत सारी अच्छी भी हो रही हैं कुछ, जैसे आपका कैम्ब्रिज हर साल कुछ ना कुछ इनोवेशंस ले आता है। हमारा इंटर बोर्ड में भी कुछ इनोवेशंस आई हैं। अगर आपका ये सिस्टम कुछ बेहतर हो जाए, चीज़ों को चलने दे तरीके से, तो आपकी एजुकेशन इस टाइम दुनिया में बहुत अच्छी मानी जाती है। सही है, बाहर से लोग अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं, सही है, ओ लेवल्स ए लेवल्स करवाने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनको टफ टाइम दिया जाता है, पढ़ाया जाता है। वहाँ पे क्या है कि रिलैक्स है, बच्चा है, जाने दो, ये वो। तो हमारी एजुकेशन सिस्टम आज भी बहुत अच्छा है, मगर इसको अगर आप सही तरीके से चलने दो तो बहुत अच्छा रहेगा लॉन्ग टर्म में। आई थिंक इसके साथ तुम सिग्नेचर क्वेश्चन ऐड ऑन कर सकते हैं। एक्चुअली यही सिग्नेचर क्वेश्चन तो बेसिकली, लेकिन एक चेंज आप खुद करना हाँ, चाहें, कि क्या आप खुद कुछ चेंज लाना चाहेंगे इस अगर education आपको system पावर में? दी जाए एक दिन के लिए, या मैं स्कूल्स को लिमिट करूँ। स्कूल्स को लेकर के। आप देखो हर गली में 5-10 स्कूल तो ऐसे ही खुल जाते हैं हंसते खेलते। अब बच्चा कौन से स्कूल में जाके वो सोचता है अच्छा इसमें नहीं, आज उसमें पढ़ लूंगा, अगले महीने उस स्कूल में चला जाऊंगा। अब बच्चों को खुद नहीं पता, इतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं चीज़ें। एक ही मोहल्ले में 5 स्कूल खुले हुए, 10 स्कूल खुले हुए। भाई आप हर इलाके का एक स्कूल कर दो, सही है, हर बच्चा जाके वहाँ से एजुकेशन लेगा, एक लिमिटेड होगा तो हर एक को अच्छा फ़ायदा मिलेगा। आप स्कूल ही बढ़ाए जा रहे हो।
तो फायदा किसी को भी कुछ नहीं क्वांटिटी ओवर क्वालिटी हो गया Yeah. सिर्फ क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, क्वालिटी आप कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी कर तो फिर गिरती है ना, Compromise कर रहे हो जितने quality को। लोग होंगे उतना आपको क्वालिटी मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर Thank जॉइनिंग you. अस। Sir, आप कोई अपने फाइनल थॉट्स ऑडियंस के साथ, स्टूडेंट्स के साथ कुछ शेयर करना चाहेंगे? बस ये है यार, पाकिस्तान है, इसका फ्यूचर तुम लोग अच्छे से पढ़ोगे, यहाँ पे मेहनत करोगे तो हम फ्यूचर को अच्छा कर सकते हैं, वरना ये है कि फिर तो कुछ भी नहीं बचा इसमें। अगर तुम लोग ही बाहर भाग जाओगे तो फिर बचेगा क्या पाकिस्तान में। thank you, Thank you, sir. बेटा। थैंक यू सर। Thank you for your time. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस पॉडकास्ट। आई होप आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेटिव बात सर मास के थ्रू पता चली हो। बाकी हम लोग का कम्युनिटी पेज है फेसबुक पे, प्लीज़ फॉलो दैट। ऑल्सो यूट्यूब पे प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक, और कमेंट सेक्शन तो है ही आप लोगों के लिए खुला हुआ, सो श्योर।